नमस्कार फ्रेंड, स्वागत आहे तुमचं माझं यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे AK डिजिटल क्लासेस. तर त्या क्लासेसमध्ये आपण पाहणार आहोत, जे कोणी CTDचा अभ्यास करत असेल त्याला जर सोशल सायन्स असे आहे, त्यासाठी आपल्याला इतिहास, भूगोल आणि नागरिकशास्त्राचे NCERTची बुक वाचणं तितकंच महत्त्वाचे आहेत. तर त्यासाठी आज आपण एक सिरीज तयार करणार आहोत. तर आपण आज 6वीचा इतिहास पाहणार आहोत. त्या पहिल्या धड्याचं नाव आहे प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे. तर याच्यामध्ये आपल्याला इतिहासाचा सुद्धा प्रश्न विचारले जातात. CTTमध्ये इतिहासाचे प्रश्न विचारले जातात. तर ते सगळे प्रश्न आपल्याला, काही प्रश्न हे कॉन्टेंट असतात, तर काही हे पुस्तकातून आपल्याला कवर करावा लागतो तो सिलेबस. तर पूर्ण आपल्याला पुस्तकं वाचणं होत नाही, आपल्याकडे पुस्तकं उपलब्ध नाही आहेत. तर त्यासाठी मी तुम्हाला हे व्हिडिओज तयार करून टाकणार आहेत. तर कृपया तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मी तुम्हाला वेळोवेळी या पुस्तकाचे पूर्ण सिरीज मी कंप्लीट करणार आहे. तर चला स्टार्ट करूया आपण या धड्याला, ज्या धड्याचं नाव आहे अध्याय पहिला, प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे. तर याच्यामध्ये आपल्याला सांगितलं आहे, कैसे कैसे पता लगाए. यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो. साथ ही यह जानने के लिए भी कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से क्या बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, म्हणजे आठवण. लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है. अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं. अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे. हम आकेटकों को म्हणजे शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं. यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे. लोग कहाँ रहते थे. कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते. नर्मदा नदी को, आता आपल्याला नर्मदा नदी बघायची आहे बघा. तर मैं नर्मदा नदी का पता लगाओ, पृष्ठ 2 में. तर आपण पाहणार आहोत, नर्मदा नदी ही इथे आहे बघा. ही नर्मदा नदी आहे. आता पाहिली आपण नर्मदा नदी. तो कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे. यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे. अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे. वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे. अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतर पहाड़ियों का पता लगाओ. आता आपल्याला पाहायचे आहेत सुलेमान आणि किरतर पहाडिया, जे की इथं आहेत बघा. किरतर पहाडिया इथे आहेत आणि सुलेमान इथे आहेत. तर इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसे फसलों का उपजाना आरंभ किया. हे प्रश्न येऊन गेलेला आहे की प्रथम म्हणजे शेती कुठली केली, फसल यानी शेती ही कुठल्या प्रकारची घेतली गेली आहे. तर जौ आणि गेहूँ. उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल के जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया. ये लोग गाँव में रहते थे. वे उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ. आता उत्तर भारत में गारो कुठे आहे बघा. उत्तर भारत में गारो और विंध्य पहाडिया इथे आहेत बघा. गारो पहाडिया इथे आहेत आणि विंध्य पहाडिया इथे आहेत.
तर ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। हे बघा, हा पण प्रश्न येऊन गेलेला आहे की सर्वात पहिले चावल यानी भात कुठे पिकवला गेलेला आहे, तर ते विंध्य के उत्तर में स्थित है। विंध्य के उत्तर में स्थित है यानी इकडे बघा, विंध्य पहाडिया इथे आहेत, याच्या उत्तरेकडे सर्वात आधी चावल उपजाया गया है। मानचित्र में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अतः इधर हमें देखना है कि सिंधु की तथा उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु यहाँ पे सिंधु है और उसकी ये सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो हमें देखना है सोन नदी, गंगा तथा सोन नदी। ये है गंगा नदी और ये है सोन नदी। सहायक नदियों, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में है, नाम से जाना जाता था। मगध यानी गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र को मगध नाम से जाना जाता था और आज हम उसे बिहार कहते हैं। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अन्यथा कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा को और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इस प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्र के कारण यात्रा की जोखिम भरी होती थी। आज लोगों की यात्रा क्या करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यही बस गए। लोगों के इस आवागमन के
ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने की नए तरीकों के बारे में कुछ एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहते हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिस संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। आपल्या ॲटलसमध्ये ईरान आणि यूनान का माहिती करून घ्यायची। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 2500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ में लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाली मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इस तरह की वो पांडुलिपि रहती है जो कि भूजपत्र और ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों के सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार में से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के लिए विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि को प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए लाभ थे अथवा करवाने में क्या कठिनाइयाँ आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी
इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की भी प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दान अथवा लकड़ी के कुछ टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते थे? पांडुलिपियां, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात आदि जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक के हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा यह तथ्य की और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों के अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते थे। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक ऐसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन का जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुम तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उसे दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक मसीहा के जन्म की स्थिति से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईस्वीसन पूर्व ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियां का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईस्वीसन पूर्व। हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं इसे बीसी और हिंदी में ईस्वीसन ईपू यानी ईस्वीसन पूर्व तथा का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी इंग्लिश में बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। ईस्वीसन पूर्व यानी ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में ई लिखा पाते हो। एडी यानी इनो डोमिनी नामक शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई
तत् का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग, CE यानी कॉमन इरा, BC का बिफोर कॉमन इरा, CE यानी कॉमन इरा और BC यानी बिफोर कॉमन इरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभिक हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर एजेंट वर्तमान से पहले है। तो इस तरह हमारा ये जो पहला अध्याय है वो समाप्त हो चुका है। तर आपण हा धडा पाहिला तर याच्यावरून बरेचसे प्रश्न आपल्याला CTET मध्ये विचारले जातात। तर याचे पुढचे व्हिडिओही मी टाकत जाणार आहे। तर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।